आज समझते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का एक एक पॉइंट हम लिख दें कि एक पॉइंट ना छूटे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा आपका एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें जो चंपारण में हुआ था वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्लियर हो जाएगा। अब एक पॉइंट आपको दूसरा जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। चंपारण सत्याग्रह, यानी नाम पे पहले समझते हैं। चंपारण, देखिए बिहार में एक जिला है जिसका नाम है चंपारण, वहीं से ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। एक एक पॉइंट को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो थे, आगे आगे पढ़िएगा तो अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था इसके कारण आगे समझिए, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह किसानों से जुड़ा हुआ था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के, डच के, फ्रांस के, किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध था, ध्यान रखिए। दूसरा, ये किस आंदोलन से संबंधित है? किसान से है कि मजदूर से है कि उद्योगपति से है कि अन्य कोई इससे है? तो ध्यान रखिए ये किसानों से संबंधित आंदोलन है, इसलिए किसान आंदोलन ये भी समझिए ध्यान से। दूसरा, ये कब हुआ था? तीसरा कि ये हुआ था 19 अप्रैल 1917 को। ध्यान रखिए कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को। पहला, ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। दूसरा, ये चूंकि ये किसानों से संबंधित आंदोलन था, इसलिए किसान आंदोलन से संबंधित है, किसान से संबंधित है। तीसरा, ये कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। इतना कंफर्म। आगे चलते हैं। चूंकि ये बताए हैं कि चंपारण बिहार का एक जिला का नाम है। बिहार में जो 28 राज्य में एक बिहार राज्य है, ठीक है, उसमें एक जिला है चंपारण, वहीं का एक घटना है। अभी बता दिए बिहार में है। किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है। अब थोड़ा सा ऊपर वाला पॉइंट समझते हैं। अंग्रेजों से संबंधित था। चूंकि अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था तो अंग्रेज कर क्या रहे थे? अंग्रेज जो थे किसानों से नील की खेती करवा रहे थे। कन्फर्म। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को, ठीक है। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। क्या करवा रहे थे? किसानों से नील की खेती करा रहे थे। जो आप नील कपड़ा पर मारते हैं उसकी खेती करा रहे थे। अब आगे समझते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके जोड़ते चलिएगा। ये लिखे 3/20 जमीन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 20 भाग जमीन है तो उसका 3 भाग आपको नील की खेती करना है, इसका मतलब हुआ। और आगे इसको समझिएगा तो बिहार में जैसे आप यूपी में जाइएगा तो मंडा बोलते हैं, मतलब 20 कट्ठा को 1 मंडा बोलते हैं। उस तरह बिहार में 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं। देखिए 20 कट्ठा को 1 बीघा के अंतर्गत रखा जाता है। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो आपके पास 3 कट्ठा नील की खेती करना है आपको। इससे क्या होता था कि जब नील की खेती लोग नहीं करना चाहते थे किसान, इसका कारण ये था कि नील की खेती करने से क्या होता है ना कि ज़मीन बंजर हो जाता है और उत्पादन उस पर नहीं होता है। क्योंकि नील की खेती जो होता है ज़मीन के उर्वरकता शक्ति को मार देता है। जो ज़मीन की जो हुमस होती है, जो शक्ति होती है, उसको ख़त्म कर देता है नील की खेती। इस वजह से कोई भी किसान हो अपना ज़मीन थोड़े ना बर्बाद करने देगा। ये मुख्य कारण था कि नील की खेती का विरोध करना किसानों का। इसीलिए 3/20 भाग क्या है, इस जमीन का उपयोग करते। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के लिए अंग्रेज कितने भाग जमीन का उपयोग करते थे? 3/20 भाग, यानी कि 20 में से 3 भाग, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। 3 कट्ठा, तो याद रखिए कि 3 कट्ठा बिहार में कट्ठा बोला जाता है। 20 कट्ठा को 1 बीघा, तो चूंकि 3 कट्ठा रोपने, देखिए 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में से, तो इसलिए इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कठिया, क्योंकि 3 कट्ठा रोपने वाला था नील की खेती, इसलिए इसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए निम्न में से चंपारण सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो 3 कठिया, क्योंकि 3 भाग ही खेती करना था, 3 कट्ठा ही खेती करना था, इसलिए इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। आगे समझते हैं। तो देखिए नील की खेती में 2 मुख्य भूमिका थी। आगे मतलब इसको सत्याग्रह पर लाने का मतलब कि इसको फेमस बनाने का 2 मुख्य किरदार थे। एक थे राजकुमार शुक्ल और थे संत राउत। ये 2 व्यक्ति जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था और अपनी समस्याओं को समझे
और गांधी जी के पास गए। आगे समझिएगा, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे। आगे समझिएगा कौन कौन, राजकुमार शुक्ला और संत राउत। राजकुमार शुक्ला और संत राउत, ये दो व्यक्ति जो थे, ये क्या किए थे, इनका भी उसमें खेती था, इस वजह से परेशान हो गए थे अंग्रेजों से और जमींदार से। परेशान होकर क्या किए कि अब एक बस की बात नहीं है, अब चलेंगे गांधी जी के पास, क्योंकि 1915 में, ध्यान रखिए, हम 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, वकील की पढ़ाई किए थे, बहुत बढ़िया थे, एकदम पढ़ल लिखल आदमी थे। और ये बात राम कुमार शुक्ल और संत राउत को पता था कि ये काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है गांधी जी। इस वजह से गांधी जी को मिलने के लिए लखनऊ चले गए। उस समय गांधी जी लखनऊ थे। कहाँ चले गए? लखनऊ में। किससे मिलने? गांधी जी से। कौन कौन? तो राजकुमार शुक्ल और संत राउत। ध्यान रखिए, दो व्यक्ति का नाम याद रखिए। अब आगे लखनऊ बता दीजिए। अब जब लखनऊ मिलने गए ये दो व्यक्ति, संत रावत और जो राजकुमार शुक्ला जी, वो लखनऊ मिलने गए और गांधी जी कहें कि अपनी समस्याओं को बताएं कि चंपारण में ये हो रहा है, आप इस पर क्या कहिएगा, बताइए, चलिए हमारे साथ। तो गांधी जी पहले तो मना कर दिए, कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे जाएंगे। तो फिर राजकुमार शुक्ल और संत जो रावत थे बहुत अड़ गए एकदम, कहे ना चलना ही, आपको चलना ही है, क्योंकि ये समस्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, एकदम समस्या है, इसको आप छोड़कर दूसरा कोई समाधान कर ही नहीं सकता है। इस वजह से गांधी जी को लास्ट में एकदम अड़ गए बात पर कि ना एकदम चलना ही है, चलना ही है, चलना ही है। लास्ट में गांधी जी बोले कि ठीक है, हम बाद में समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। तो राजकुमार शुक्ल और जो संत रावत थे वो लखनऊ में अड़ गए एकदम कि गाना गांधी जी आपको चलना ही है, चलना ही है। तो फिर क्या कि गांधी जी कहेंगे ठीक है, हम तो कलकत्ता जा रहे हैं, उनको काम है वहाँ पर हमको, ठीक है, वहाँ से कुछ सम्मेलन करना है, बातचीत करना है, तो हम कलकत्ता के बाद आपसे मिलने आएंगे ज़रूर। तो लेकिन वो अड़ गए, कहना ना हम चलो, बोलेगा ना ना हम ही चले, हम भी चलेंगे आपके साथ, ऐसे नहीं है, कौन ठीक बात, आप नहीं जाइएगा, आपको याद नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी को बोले कि नहीं, हम आपके साथ चलते हैं और वहाँ के बाद आप चलिएगा हमारे साथ ही, एकदम हमारे साथ ही चलना है आपको। तो राजकुमार शुक्ला और संत राउत दोनों मिल गए और कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाकर और गांधी जी वहाँ से सम्मेलन ख़त्म कर लिए, भाषण ख़त्म कर लिए, सब काम ख़त्म करके उसके बाद 10 अप्रैल 1917 को क्या पहुँचे कि वो चंपारण में पहुँच गए। और चंपारण में जाकर किन से मिले? तो ब्रज किशोर प्रसाद से। ध्यान रखिए, ये पूछता है क्वेश्चन, ब्रज किशोर प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद से, नारायण सिन्हा से और रामनाथवी से मिले थे। रामनाथवी प्रसाद से मिले थे, और भी नेता से मिले थे, लेकिन ये मुख्य रूप से इन्हीं से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो ध्यान रखिए, ब्रज किशोर प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद से, नारायण सिन्हा से और रामनाथवी प्रसाद से मिले थे। इनसे भी मिले और इनके साथ जाकर चंपारण में देखें कि क्या समस्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको लेकर निरीक्षण करें। और तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बताइए कब गए थे चंपारण में? तो 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, वहाँ पर गांधी जी पहुँच गए। जब गांधी जी पहुँचे तो देखें कि अरे मेन समस्या यहाँ पर ये क्या है कि जो जमींदार थे, जमींदार उसको कहते हैं जो ज़मीन बहुत मात्रा में रखता हो अपने पास, उसे जमींदार कहते हैं। तो जो जमींदार थे वो किसानों का बहुत मात्रा में शोषण कर रहे थे। शोषण क्यों कर रहे थे? क्योंकि जमींदार शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, और किसान जो थे अनपढ़ थे चंपारण के। इस वजह से चंपारण में किसानों का शोषण कर रहे थे। मुख्य कारण क्या था? किसान अशिक्षित थे, क्योंकि अशिक्षित लोग को मूर्ख बनाना आसान होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी बोलिए सब सही। कहावत नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है तो क्या भैंसे के बराबर है, कुछ नहीं समझ में आएगा, काला अक्षर है, भैंस काला होती है उसके बराबर है, ये समस्या है। तो जमींदार जो थे उनका शोषण कर रहे थे। जब गांधी जी गए चंपारण में तो किन किन से मिले? तो ध्यान रखिए, ब्रज किशोर प्रसाद से, फिर राजेंद्र प्रसाद से, दूसरा राजेंद्र प्रसाद से, तीसरा नारायण सिन्हा से, तीसरा किससे मिले? नारायण सिन्हा से, और रामनाथवी प्रसाद से। इन और भी नेता से मिले, लेकिन ये मुख्य रूप से इन्हीं का नाम लिया जाता है। परीक्षा में कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि गांधी जी जब चंपारण गए तो किन नेताओं से मिले थे? ऑप्शन में ऐसे चारों में से कोई 3 दे देगा, चाहे 3 नहीं देगा तो 1 दे देगा, 3 नहीं देगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी बताएं कि जमींदार शोषण कर रहे थे। शोषण का मुख्य कारण था अशिक्षा। वहाँ पर ना बड़ी सुविधा पढ़ने के लिए थी,
ना बढ़िया स्कूल था, ये समस्या थी। तो गांधी जी ने क्या किया कि सबसे पहले अपने गांधी जी और वकील, वहाँ गांधी जी क्या किए कि अपने वकील दोस्तों के साथ मिलकर क्या किए, एक योजना बनाई, कहे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक ले एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलिएगा बिहार का मतलब विकास संभव नहीं है। कोई भी देश हो, अगर एजुकेशन सिस्टम आपका सही रहेगा, शिक्षा आपकी सही रहेगी, तो आपका विकास बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि प्रत्येक नागरिक अगर पढ़ा लिखा होगा तो समझदारी से कोई कदम लेगा, गलत काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो वकील अपने दोस्तों के साथ ले लिए, क्योंकि खुद वो वकील थे, पढ़ के आए थे, लंदन से अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो पढ़े लिखे थे, वकील थे, और वकील दोस्तों के साथ क्या किए, एक स्कूल का निर्माण करवाए। ठीक है, एक स्कूल वहाँ पर निर्माण किए चंपारण में। वो गांव, उस गांव का नाम था बरहरवा, बरहरवा लखनसेन गांव। ठीक है, कहाँ पर स्कूल का निर्माण पहला बार में करवाए थे, तो बरहरवा लखनसेन गांव में सबसे पहला स्कूल का निर्माण कराए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ पर स्कूल का निर्माण कराया था बिहार के, तो बरहरवा लखनसेन गांव में, चंपारण जिला के बरहरवा लखनसेन गांव में करवाया था। क्यों कराया था, क्योंकि वो किसान के अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बेटे भी अशिक्षित थे। उनको शिक्षित बनाने के लिए, पढ़े लिखे बनाने के लिए, क्योंकि अभी अधिकार को समझने के लिए आपको संविधान के बारे में आपको कुछ ना कुछ आपका नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको अधिकार को मालूम होना चाहिए कि कागज़ पत्र पर क्या लिखा है, नहीं तो ज़मींदार मूर्ख बना देते थे। ये कारण था, इस वजह से उन्हें स्कूल का निर्माण करना पड़ा। एक चीज़ वहाँ पर नोटिस करने वाला था, गांधी जी नोटिस किए कि यहाँ पर औरतों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ठीक है, अभी भी औरतों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, शिक्षा में भी कमी है। ठीक है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि बराबर हो जाए, लेकिन बहुत पहले ही से इसका काम है भेदभाव करना औरतों के साथ। तो वहाँ पर बहुत मात्रा में औरतों के साथ भेदभाव हो रहा था। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता से दूर था। ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस वजह से गांधी जी क्या किए कि देखें कि यहाँ पर औरतों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। फिर क्या देखें कि जहाँ के छोटी जाति के लोग थे उसके प्रति भी भेदभाव हो रहा था। औरत के साथ और छोटी जाति के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता था चंपारण जिला में। अभी भी देखिएगा बिहार में कि जातिवाद चरम सीमा पे है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। क्या तो वो हमारे जात का है तो हमारे जात का है, वो ऊंच है तो नीच है, ये बहुत अधिक मात्रा में है। समझिए इस बात को, गांधी जी वहाँ पर ज़्यादा नोटिस किए इस बात को। फिर इस बात देखें कि और ज़रूरत है, एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, तो 2 और स्कूल उस जिला में खुलवाए थे। ध्यान रखिए, 2 और स्कूल, एक 30 नवंबर को, एक 17 जनवरी को। जो 30 नवंबर को खुलाए थे 1917 में, वो पश्चिम चंपारण में खुलाए थे, चंपारण के पश्चिम क्षेत्र में। और जो 17 जनवरी को खुलवाए थे वो मधुबनी में खुलाए थे। ध्यान रखिए, 2 गो, एगो 30 नवंबर को, एक 17 जनवरी को। पहला खुलवाए थे पश्चिम चंपारण में, दूसरा मधुबन में खुलवाए थे। ध्यान रखिए, कब कब, 30 नवंबर को, फिर 17 जनवरी को, दोनों 1917 की बात है। ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ, चंपारण में और मधुबन में। पूछा जाए सर्वप्रथम कहाँ खुलवाए थे, तब बरहरवा गांव में, लखनसेन गांव में। ध्यान रखिए, बरहरवा लखनसेन गांव में। अब हुआ क्या कि गांधी जी स्कूल खुलवाए, थोड़ा सा नाम फेमस होने लगा उनका वहाँ पर। अब देखें कि अब वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, जो वहाँ का मुख्य, जो कह सकते हैं मजिस्ट्रेट जो था, जिलाधिकारी, वो वहाँ का गुस्सा हो गया उन पर। अब कहा अरे तो ये सब सिखा रहा है, भड़का रहा है लोगों को। इस वजह से गांधी जी पर कार्रवाई कर दिया, और उन पर मतलब एकदम पत्र के द्वारा चाहे उनको हिरासत में लेने के लिए FIR कर दिया कि हाँ ये बात है। जब FIR कर दिया तो हुआ क्या कि गांधी जी के मना कर दिए, कहने के नहीं होगा, हम बोल दिया कि यहाँ पर जाइए ना तो आपको नहीं छोड़ेंगे, जेल में करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमको जेल में डाल दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा बार आया, फिर दूसरा बार पत्र लिखा गांधी जी को कि आप यहाँ पर छोड़ के चले जाइए, जो आप मतलब FIR किए हैं ना उसको हटा देंगे। तो गांधी जी का कोई बात नहीं, हटाओ मत, छोड़ दो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मेरा घर है, समझिए ये मेरा घर है, कहाँ से जाएंगे, अपना घर से कहाँ जाएंगे, अपनी लोगों की समस्या जब तक हल नहीं करेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। गांधी जी वो वाले व्यक्ति थे। ध्यान रखिए, हुआ क्या कि गांधी जी का आरोप, यहाँ लिए गांधी जी का आरोप, मतलब कि गांधी जी पर आरोप लगा दिया है कि ये जिला में आकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो अधिकार को दिलाना चाहते थे। उन पर कार्रवाई कर दिया, उनको हिरासत में ले लिया, ठीक है, पुलिस स्टेशन में ले लिया,
हुआ क्या कि जब पुलिस स्टेशन में ले लिया तो जो वहाँ के लोग थे, किसान थे, वो समझ गए कि अरे गांधी जी को हमारे लिए आए हैं और उनको ही पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। तो क्या कि ये पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों को घेर लिए पूरा चारों तरफ से, अब प्रदर्शन करने लगे। तब तक ले प्रदर्शन किए जब तक गांधी जी को छोड़ न दिया गया, यहाँ तक प्रदर्शन किए। और इस बात का अंदाज़ा ब्रिटिश सरकार को लग गया कि हाँ, गांधी जी का कुछ न कुछ ताकतवर है, तभी इनकी जनता इसके पीछे आ रही है। इस बात को ब्रिटिश समझ गया था। हुआ क्या कि ब्रिटिश ने एक समिति का गठन किया। अब सोचा कि अब बस की बात नहीं है, इनको कुछ ना कुछ न्याय दिलाना पड़ेगा, नहीं तो बस की बात नहीं है। और क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम था चंपारण कृषि विधेयक। ध्यान रखिए, चूंकि चंपारण में हुआ था, किसान से संबंधित था, तो चंपारण कृषि विधेयक पारित कर दी। और उसका एक सदस्य गांधी जी भी थे, ध्यान रखिए इस बात को। तो उस समिति के क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया? तो चंपारण कृषि विधेयक। ध्यान रखिए, इस समिति के अंदर ये पारित हुआ और पारित के अंदर ये लिखा गया था कि किसानों को अधिक मात्रा में मुआवजा दीजिए। मुआवजा का अर्थ हुआ कि वहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि करने के लिए लोन दिया जाए। दूसरा, इसमें जो खेत जमींदारों के नियंत्रण में था, जो जमींदार हड़प लिए थे, उसको क्या कर दिया, किसानों को स्वतंत्रता पूर्वक दे दिया गया। मतलब नियंत्रण जो था, वो बड़ियारी खेती करवा रहे थे, उसको हटा दिया गया, किसानों को स्वतंत्र रूप से दे दिया गया। तो ये गांधी जी की उपलब्धियां थी। इस चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी बहुत बड़ी, मतलब ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि ये इसके पास बहुत पावर है, इसकी जनता का पावर है, इसके पास कुछ ना कुछ ताकतवर है, ये पीछे इसकी जनता है। इसलिए गांधी जी को पावरफुल, यहीं से थोड़ा सा इनको लोग जानना ज़्यादा चालू कर दिए। और गांधी जी का जो यहीं से मुख्य रूप से आंदोलन स्टार्ट हुआ और चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद हुआ, बाद में जाकर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखिए। भारत की आज़ादी में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान रखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तीन कठिया प्रणाली किसे कहते हैं? तो बताइए चंपारण सत्याग्रह को तीन कठिया प्रणाली कहते हैं, क्योंकि बताए हैं कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा की कृषि करते थे, खेती मतलब नील की खेती करते थे, इसलिए 3 कठिया प्रणाली है। चाहे कहता है कि नील गेह की खेती क्या है, नील की खेती क्या है, तो इस चंपारण सत्याग्रह से नील की खेती से संबंधित है, ध्यान रखिए। और नील की जो खेती थी वो इसलिए करवा रहे थे ब्रिटिश, क्योंकि नील की खेती जो है विदेशों में अधिक मात्रा में महंगा बिकती थी। नील जो था वो अधिक मात्रा में, इसे व्यापार करने में कि अंग्रेज बहुत मात्रा में पैसा कमाते थे, और यहाँ पर सस्ता में खरीदते थे और विदेशों में अधिक मात्रा में अधिक धन पर बेचते थे उसको, ध्यान रखिए। यहाँ से जो क्वेश्चन वाला इसी वाला ध्यान रखिए, कभी को पूछता है कि बताइए कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को लखनऊ मिलने कौन कौन गए थे? तो राजकुमार शुक्ला और संत राउत गए थे। और कभी कभी संत राउत नहीं देगा तो ध्यान रखिए राजकुमार शुक्ला जरूर देता है ऑप्शन में, इसको ध्यान रखिए। चूंकि 3 कट्ठा खेती कर रहे थे तो 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है।